नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुई बिहार इलेक्शंस शायद से देश के इतिहास में अभी तक की सबसे अनफेयर इलेक्शंस थी। जिस लेवल की हेराफेरी, जिस लेवल की इलेक्टोरल मैनिपुलेशन यहां पर हुई, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऑपोजिशन की यहां पर बुरी तरीके से हार हुई, इसलिए वोट चोरी का बहाना दिया जा रहा है। मीडिया में भी यही नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वोट चोरी का नैरेटिव फेल हो गया। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि वोट चोरी कोई नैरेटिव नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। और यह कहते वक्त यह भी बताना जरूरी है यहां पर कि मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसे नहीं देती है, ना ही मेरा कोई पर्सनल स्टेक था बिहार इलेक्शन में, ना ही मेरी कोई पर्सनल पसंदीदा पार्टी थी। हाँ, बस थोड़ी हमदर्दी थी मेरी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को लेकर, क्योंकि वो एक नई पार्टी है, असली मुद्दों पर बात कर रही थी। तो मैं उम्मीद कर रहा था काश इस पार्टी को अच्छी सीटें मिल जाए। लेकिन रिजल्ट जो भी आया हो, पार्टी जो भी जीती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे चिंता बस इस बात की है, एक सच्चा देश प्रेमी होने के नाते चिंता बस इस बात की है कि देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से। और बहुत अफसोस की बात है दोस्तों कि ये चुनाव किसी भी एंगल से फेयर नहीं थे। मैं इस वीडियो में 6 सबूत आपको दिखाऊंगा, 6 क्लियर कट सबूत इस चीज के। और मैं चैलेंज करता हूं मोदी सरकार को और इलेक्शन कमीशन को कि इन सबूतों को काउंटर करके दिखा दें। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन का पहला और सबसे बड़ा सबूत है 10,000 रुपए का किस्सा। बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव से सिर्फ 6 दिन पहले 31 अक्टूबर को और सेकंड फेज के चुनाव से 4 दिन पहले 7 नवंबर को बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। मेरी राय में और बहुत से और लोगों की राय में यह सीधे तौर पर लीगलाइज्ड ब्राइबरी थी और इससे वोटर को इन्फ्लुएंस किया गया। कहा गया कि स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस स्कीम में कुल 1,25,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। इसके साथ ही 6 महीने बाद इन महिलाओं को बाद में 2 लाख रुपए तक की मदद देने का वादा भी किया गया। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना था और इन ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को जीविका दीदी कहा गया। अब ऊपर से देखोगे ये एक वेलफेयर स्कीम है और सिर्फ इसे इस स्कीम के तौर पर देखा जाए तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, बिल्कुल भी नहीं करता हूं। छोटे बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए इस तरीके से पैसे दिए जाना कई बार काफी इफेक्टिव रहता है। लेकिन प्रॉब्लम थी यहां पर इसकी टाइमिंग और जिस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया गया। इस स्कीम को चुनाव से ठीक पहले सितंबर में लाया गया और चुनाव के दौरान भी महिलाओं को पैसे दिए गए ताकि 10,000 रुपए देकर उनका वोट इन्फ्लुएंस किया जा सके। आप पूछोगे वोट कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है? उनकी मर्जी है ना, 10,000 रुपए देने के बाद वो किसे वोट दे। बात सही है, लेकिन यहां पर जानते हो क्या किया गया? उन्हें एक वादा दिखाया गया कि अभी तो इतने पैसे मिल गए, लेकिन और पैसे बाद में चाहिए, लाखों रुपए बाद में चाहिए तो हमें वोट करो। यहां पर सबसे बड़ा सवाल वैसे इलेक्शन कमीशन पर उठता है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स में क्लियरली लिखा गया है कि सरकार किसी को भी पैसे नहीं दे सकती चुनाव के वक्त, स्पेशली तब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। बिहार में 6 अक्टूबर को ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, लेकिन इसके बाद 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर तक को भी महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे थे। इमेजिन करो दोस्तों, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और इलेक्शन से ठीक पहले यहां पर आप गरीब लोगों को बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दे रहे हो और फिर उनके सामने गाजर लटका के कह रहे हो कि अगर हमें वोट दोगे तो आने वाले टाइम में लाखों रुपए मिल सकते हैं। ये इलेक्शन हो रही है, चिट फंड स्कीम चल रही है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि अगर अपने देश का इतिहास देखोगे, जब भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी थी तो इलेक्शन कमीशन ने किसी भी हालत में ये सब होने नहीं दिया था। जैसे कि मार्च 2004 में इलेक्शन कमीशन ने तमिलनाडु की जयललिता सरकार के किसानों को पैसे देने पर रोक लगा दी थी, जबकि ये स्कीम तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से 1 साल पहले से चल रही थी। इसी तरह मार्च 2011 में तमिलनाडु में ही इलेक्शन कमीशन ने डीएमके सरकार की फ्री कलर टीवी देने की स्कीम पर भी रोक लगा दी थी। ये स्कीम भी सितंबर 2006 से चल रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर इलेक्शन नजदीक आ रही है तो इस तरीके से फ्री सामान नहीं बांटा जा सकता। इसका और रिसेंट एग्जांपल देख लो, मार्च 2024 में आंध्र प्रदेश सरकार को 6 स्कीम्स के तहत लोगों को 14,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने से रोक दिया गया था। नवंबर 2023 में तेलंगाना की बीआरएस सरकार किसानों को पर एकड़ 5,000 रुपए देना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि 30 नवंबर को वोटिंग से एक दिन पहले किसानों के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये चीज एक तरीके की रिश्वत ही है। अगर आपको वेलफेयर स्कीम लागू करनी ही है तो 5 सालों में कभी भी कर लो, इलेक्शन से ठीक पहले क्यों करते हो? यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने पिछली इलेक्शंस में ऐसा नहीं होने दिया था, लेकिन इस बिहार के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने मानो खुली छूट दे दी एनडीए सरकार को।
होली है तो मुमकिन है। ना सिर्फ इलेक्शन चलते चलते उन्हें पैसे बांटने दिए गए, बल्कि इसके अलावा सुनो, वोटिंग के दौरान 1,80,000 से ज्यादा जीविका दीदी को वॉलंटियर्स के तौर पर इलेक्शन ड्यूटी पर लगा दिया। यानी कि जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिल रहे थे उन्हें इलेक्शन ड्यूटी पर भी लगा दिया गया कि जाओ सबको जाकर बताओ ये चीज। मेरी राय में सिर्फ एक यही चीज पूरी इलेक्शन को खारिज करने के लिए काफी है, लेकिन 5 और सबूत हैं। दूसरा सुनो, डुप्लीकेट वोटर्स का किस्सा। इन चुनावों में सैकड़ों ऐसे उदाहरण सामने आए जहां पर जिन वोटर्स ने पहले ही वोट कर दिया है बाकी राज्यों में, वो बिहार में भी वोट कर रहे हैं। ये देखो, बीजेपी के वर्कर नागेंद्र कुमार दिल्ली और बिहार दोनों जगह पर वोट डाला। अजीत झा नाम का ये वोटर जिसने हरियाणा चुनाव में भी वोट डाला, दिल्ली चुनाव में भी वोट डाला, बिहार चुनाव में भी वोट डाला। करीब 7-8 ऐसे लोग तो ऑल्ट न्यूज के जुबेर ने खुद ही ढूंढ कर दिखा दिए, क्योंकि ये वो लोग थे जो खुद से पब्लिकली फोटोज पोस्ट कर रहे थे अपने सोशल मीडिया पर कि देखो मैंने यहां भी वोट डाला, मैंने यहां भी वोट डाला, यहां भी डाला। इस एक बंदे के तो 3-3 EPIC नंबर्स थे, जो कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अनुसार बिल्कुल नहीं हो सकते। इस चीज पर मैंने ट्वीट भी किया था और इलेक्शन कमीशन से सवाल भी किया था, लेकिन क्या कोई जवाब आया उनकी तरफ से? कुछ भी नहीं आया। सोचकर देखो, अगर इतने सारे उदाहरण हमें पब्लिकली ही मिल रहे हैं तो ऐसे कितने अनजान बीजेपी के वर्कर्स हैं जो अलग अलग राज्यों में जाके हर जगह वोट डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल चुप है इस चीज पर। और बिहार में डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए तो इन्होंने अपना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR भी शुरू किया था, लेकिन वो करने के बाद भी ये डुप्लीकेट वोटर्स कैसे रह गए? द रिपोर्टर्स कलेक्टिव वेबसाइट के 2 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इस पर एक लंबी सीरीज की है। इन्होंने कई महीनों तक SIR को इन्वेस्टिगेट किया और बताया कि बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में 14.35 लाख सस्पेक्टेड डुप्लीकेट वोटर्स थे, जिनमें से 3.42 लाख तो ऐसे थे जिनके दोनों वोटर आईडीज पर उम्र और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम थी। इसी तरह हजारों ऐसे वोटर्स भी थे जिनके पूरे बिहार में कम से कम 3 वोट्स थे। इस इन्वेस्टिगेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हो। कमाल की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इन डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता था, जिसका वो सालों से इस्तेमाल कर भी रहा था, लेकिन अपनी खुद की पुरानी गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस के खिलाफ जाते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सीधा सवाल पूछना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन से यहां पर, क्यों नहीं किया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल? क्या आप चाहते थे कि फाइनल वोटर लिस्ट पर ये डुप्लीकेट वोटर्स रहें? इस चीज पर पहले जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव के एक जर्नलिस्ट ने बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से सवाल पूछा तो उन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर धमकाने की कोशिश की है। ये हो गए दोस्तों 2 क्लियर कट सबूत। तीसरा सुनो, स्पेशल वोटर ट्रेन। बीजेपी ने हरियाणा से हजारों लोगों को स्पेशल ट्रेन के जरिए बिहार भेजा, जिससे वो बिहार में जाकर वोट डाल सके। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया भी कि सिर्फ 3 नवंबर को हरियाणा से कम 4 स्पेशल ट्रेन चलाई गई ताकि बिहार तक वोटर्स को लेके जाया जा सके। तो पब्लिकली बताएं क्या ये स्पेशल ट्रेन चली? और जो मैंने कहा है 10 बजे, 11 बजे, 3 तारीख को, फिर 3 बजे, 4 बजे। कपिल सिब्बल ने यह भी सवाल पूछा कि क्या ये जेन्युइन वोटर्स थे या किसी प्लान्ड ऑपरेशन का हिस्सा थे? अगर तो ये जेन्युइन वोटर हैं तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं है। एबीपी न्यूज के इस वीडियो को देखिए, इसमें लोग बता रहे हैं कि सारा खर्चा बीजेपी उठा रही है। पैसा किसने दिया टिकट? मोदी सरकार ने दिया है। तुम्हारे से कोई पैसा नहीं लिया? कोई पैसा नहीं लिया है। पोस्ट किसने दिया? खर्चा वर्चा मोदी सरकार दिया है। मोदी सरकार ने? हाँ। हमारे कोई पैसे नहीं? नहीं ये ट्रेन का खर्चा कौन कर रहा है? कोई बीजेपी कर रही है, फ्री में भेज रही है। हाँ जी। तो यहाँ से जाने का खर्चा वही दे रहा है, वो दे रहा है अपने आप से। बीजेपी के नेता ये खुद ही दावा कर रहे हैं। खर्चा कौन कर रहे हैं? खर्चा जो है इसका देखिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। टिकट भाजपा अरेंज करा के दे रही है, बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं इनको। बीजेपी अपने खर्चे पर खाने पानी का इंतजाम करके स्पेशल ट्रेन चला रही है दूसरे राज्यों से ताकि वोटर्स को बिहार लाया जा सके। अब सुनने में आपको लग सकता है कि आखिर इसमें गलत क्या है, वोटर्स को ले जाया जा रहा है ताकि वो वोट डाल सके, इसमें तो कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन ये देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 जो इंडिया में इलेक्शंस को गवर्न करता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट अपने खर्चे पर कोई भी व्हीकल हायर करके लोगों को वोटिंग के लिए भेज नहीं सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। मतलब एक शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक भी वोटर्स को अगर ले जाया जाए फ्री ट्रांसपोर्ट देकर, ये भी गलत है। और यहाँ तो हरियाणा से बिहार तक लोगों को स्पेशल ट्रेन में ले जाया गया। एक बार फिर से रूल्स के अनुसार इलेक्शन कमीशन को इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए था और इन ट्रेन को रोक देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने SIR के दौरान अपने लॉयल वोटर्स को आइडेंटिफाई
वेरीफाई किया और इंश्योर किया कि वो डिलीट ना हो और फिर उनको बिहार में वोट डालने के लिए भेजा। इसी तरह राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूमकर वोट डालते हैं और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटाए जाते हैं। लेकिन सबूत इतने सारे हैं दोस्तों कि मिट नहीं सकते, सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। चौथा सुनिए, सीसीटीवी रूल्स। सीसीटीवी के रूल्स को बदलना और गड़बड़ी के सारे प्रूफ्स मिटा देना। पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज एक बहुत ही अहम चीज है दोस्तों, क्योंकि इस फुटेज के जरिए साफ देखा जा सकता है कि सच में किसी इंसान ने 2 जगह पर वोट डाला है या नहीं, किसी ने किसी और के नाम पर वोट डाला है या नहीं, कितने लोग एक पोलिंग बूथ में आ रहे हैं दिन में, क्या उसका नंबर सही से रिकॉर्ड किया जा रहा है या नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन सीधे तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज को छुपाना चाहता है, क्योंकि इन्होंने इसका भी रूल बदल डाला। पहले द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में नियम था कि कोई भी एक फीस देकर इलेक्शन पेपर्स मांग सकता है और इलेक्शन कमीशन को उसे ये पेपर्स देने पड़ेंगे। इसी नियम के आधार पर दिसंबर 2024 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एडवोकेट महमूद प्रचा को हरियाणा चुनाव की सीसीटीवी फुटेज देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने माना था कि इलेक्शन पेपर्स में सीसीटीवी फुटेज भी आती है और इसलिए किसी व्यक्ति के मांगने पर इसे दिया जाना चाहिए। लेकिन इस आदेश के कुछ ही दिन बाद मोदी सरकार ने इलेक्शन कमीशन की सलाह पर इलेक्शन रूल्स 1961 में अमेंडमेंट कर दिया। सरकार ने सेक्शन 93(2)A में स्पेसिफाई कर दिया कि कौन से इलेक्शन पेपर्स मांगे जा सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज को इन पेपर्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया और अब कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मांगी जा सकती, और यह तक कह दिया कि कोई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऐसा करने का आदेश नहीं दे सकता। बात यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद जून 2025 में इलेक्शन कमीशन ने एक और नियम बना दिया कि अगर 45 दिन के अंदर नतीजों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती तो पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट भी कर दिया जाएगा। यानी कि पहला तो सीसीटीवी फुटेज देंगे नहीं और दूसरा इसे डिलीट भी कर देंगे 45 दिनों के अंदर। और इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन दिया गया, बिल्कुल ही बकवास जस्टिफिकेशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि हमारी माताओं, बेटियों, बहुओं की वीडियो को हम कैसे शेयर कर दें। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतलब कोई बेडरूम की फुटेज थोड़ी देख रहा है, पोलिंग बूथ की ही तो फुटेज है, इसमें वोट ही तो डाले जा रहे हैं। इनसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे राजीव कुमार का कहना था कि अगर एक व्यक्ति रोजाना 8 घंटे सीसीटीवी फुटेज देखेगा तो उसे पूरी सीसीटीवी फुटेज देखने में 3600 ईयर्स लग जाएंगे। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? मतलब इन्हें इतनी क्या चिंता है, यहां पर 100 लोगों की टीम भी तो बैठकर देख सकती है सीसीटीवी फुटेज को। ये चौथा सबूत हमें सीधा दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन चीजों को छुपाना चाहता है। कोर्ट ने आदेश दिया था सीसीटीवी फुटेज को देने के लिए, लेकिन इन्होंने जाकर रूल्स ही बदल डाले। पांचवा सुनो यहां पर, वोटर डिलीशन। जून से सितंबर के बीच इलेक्शन कमीशन ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR किया था। इसका मोटे मोटे तौर पर मतलब था कि वोटर लिस्ट को दोबारा से नया तैयार किया गया। अब एक आरोप तो यहां पर यह था कि इसमें डुप्लीकेट वोटर्स को हटाया नहीं गया, जिसका सबूत मैंने पहले दिखाया। दूसरा आरोप यहां पर यह है कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम हटा दिया गया। कौन से जेन्युइन वोटर्स? खास तौर पर वो वोटर्स जो ऑपोजिशन के वोटर्स माने जाते हैं। SIR शुरू होने से पहले जून 2025 में बिहार की वोटिंग लिस्ट में 7.89 करोड़ नाम थे, लेकिन SIR के बाद केवल 7.42 करोड़ नाम रह गए, यानी कि लगभग 46 से 47 लाख लोगों को यहां पर हटाया गया वोटर लिस्ट से। लेकिन रियलिटी यहां पर यह है दोस्तों कि इससे कहीं ज्यादा और लोगों का नाम काटा गया। इंडियन गवर्नमेंट के टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस के हिसाब से बिहार में सितंबर 2025 में 8.22 करोड़ वोटर्स होने चाहिए थे, लेकिन फाइनल वोटर लिस्ट में सिर्फ 7.42 करोड़ नाम थे, यानी कि लगभग 80 लाख लोग मिसिंग थे यहां पर, जो कि 10% पॉपुलेशन होती है वोटिंग लिस्ट। द वायर की एक रिपोर्ट में सामने आया कि इस SIR को तैयार करते वक्त ऑपोजिशन के कोर वोटर्स के नाम ज्यादा डिलीट किए गए और उन इलाकों को ज्यादा टारगेट किया गया जहां पर ऑपोजिशन स्ट्रांग थी या जहां पर क्लोज फाइट थी। उदाहरण के तौर पर सीमांचल, जहां ऑपोजिशन को स्ट्रांग माना जाता है, वहां पूरे बिहार में सबसे ज्यादा लोगों के नाम काटे गए। यहां पर 7.7% नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुए, जबकि बाकी बिहार की एवरेज 5.9% थी। इसी तरह मुस्लिम भी SIR से बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा प्रभावित हुए। पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया था, उनमें से 24.7% मुस्लिम्स थे, और जब इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट निकाली गई, उनमें से लगभग 33% मुस्लिम थे, जबकि बिहार में मुस्लिम्स की आबादी 16.9% है। और यह चीज सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हुई, बल्कि उन सभी कैटेगरीज के वोटर्स के साथ रही जो आमतौर पर ज्यादा ऑपोजिशन को वोट देते हैं, दलित, आदिवासी। और आप यहां पर शायद पूछोगे कि अगर ऐसा सही में हुआ तो कोई खड़ा होकर बोल क्यों नहीं रहा कि हमारे नाम काटे गए। इस चीज का भी मैं आपको सबूत दिखाना चाहूंगा। ऐसे ढेर सारे वीडियोस सामने आए हैं जहां पर लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके नाम वोटर लिस्ट में गायब है। कट गया नाम।
आपका भी वोट कटा है? हाँ हमारो कट गया, सब हमने कट गया। ये छोटा बरहमपुरी इलाका है जहां पर बहुत सारे जो ये वोटर हैं हाथों में वोटर आईडी लिए हुए खड़े हैं और इनका ये कहना है कि इनका नाम एसआईआर में नहीं आया था तो आज वोट भी इनको डालने नहीं दिया जा रहा है। और ये एक और वीडियो देखो। कट गया मेरा नाम कटा गया। मेरा पत्नी का जो हमेशा हम लोग देते हैं विकलांग हम लोग हैं, लेकिन कट गया है तो बताइए अब हम लोग क्या करें। दलित समाज से आप लोग हैं, नाम आपका भी कट गया है? कट गया, आधा से ज्यादा लोगों का नाम कटा हुआ है। हर जगह लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जब वो वोट डालने गए उनका नाम तो वोटर लिस्ट पर था ही नहीं। जब वो वोट देने पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि आपका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है, क्या तो आपका क्या वोटर लिस्ट से नाम कट गया? हाँ कट गया। इसी तरह कुछ लोग जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उनसे कहा गया कि उनका वोट पहले ही डल चुका है। अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ बोलता है गिर गया। आपका हाथ दिखाइए तो स्याही लगा हुआ है। क्या ही लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया, बोला आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ हम तो वोट गिरावे नहीं किए हैं। और फार्म भरने के बाद भी जब वोट देने आए हैं इनका तो नाम और इनका हस्बैंड का नाम दोनों मैच कर रहा है। बूथ नंबर 47 पे था, जब बूथ नंबर 47 पे जाते हैं तो पता चलता है कि उसमें चेहरा किसी और का है, सब नाम और हस्बैंड का नाम इन्हीं का है। और वोट पड़ा हुआ है, हमारा पहले से पड़ा हुआ है। छठा सबूत है दोस्तों इलेक्शन कमीशन की बायसनेस। किस तरीके से इलेक्शन कमीशन बीजेपी को फेवर करता है इसका एक पूरा पैटर्न सामने आ चुका है। चुनाव की तारीखें तक इस तरीके से तय की जाती हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। 2021 में ही देख लो, वेस्ट बंगाल में 8 फेज में चुनाव हुए और कई जिलों में अलग अलग 2-3 दिन वोटिंग हुई। आरोप लगा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बाकी राज्यों में प्रचार खत्म करके वेस्ट बंगाल पर ध्यान दे सके। इसी तरह बार बार बीजेपी के लीडर्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। 2024 की ही लोकसभा चुनाव का उदाहरण देख लो। नरेंद्र मोदी ने धर्म के नाम पर वोट मांगे और एंटी मुस्लिम बयान दिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये सब इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर चुना जा रहा है खुद मोदी सरकार के द्वारा। इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को फेयर बनाने के लिए मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस शामिल थे जिन्हें मिलकर इलेक्शन कमिश्नर को चुनना था। लेकिन कुछ महीने बाद दिसंबर 2023 में ही मोदी सरकार एक नया बिल लेकर आती है जिसमें चीफ जस्टिस को इस कमेटी से बाहर निकाल दिया जाता है और उनकी जगह एक यूनियन मिनिस्टर को ला दिया जाता है। यानी सरकार अपनी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर चुन सकती है और ये चीजें तो पहले भी हो रही थी, आप कहोगे। लेकिन फर्क यह है कि पहले कभी हालत इतनी खराब नहीं हुई। चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? इत्तेफाक देखिए आप, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने 24 जून 2025 को बिहार में एसआईआर का ऐलान किया था और इसके एक ही दिन बाद 25 जून को उनके दामाद मनीष बंसल को सहारनपुर का डीएम अपॉइंट कर दिया जाता है। एक ही महीने बाद जुलाई में ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम को नोएडा का डीएम बना दिया जाता है। यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली पोस्ट है। मेधा नोएडा की पहली महिला डीएम तक बन जाती है। अब आप बताओ दोस्तों, क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर यहाँ पर कोई लिंक है? ज्ञानेश कुमार एसआईआर करते हैं और उनके परिवार के लोगों को इतनी अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स मिल जाती हैं। 6 क्लियर कट सबूत अब मैंने आपको दिखाए हैं दोस्तों। अब कुछ लोग आप में से कहेंगे कि अगर इतना ही सबूत दिखाना आ रहा है तो इन सबूतों को लेकर कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? वोट चोरी को लेकर केस क्यों नहीं कर देते इलेक्शन कमिश्नर पर? कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस चीज में भी रूल बदल डाले मोदी सरकार ने। इलेक्शन कमिश्नर्स को लीगल एक्शन से बचाने के लिए 2023 में मोदी सरकार ये अमेंडमेंट लेकर आई। इस एक्ट में एक नया सेक्शन जोड़ दिया गया कि ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान किसी भी काम के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ जीवन में कभी मुकदमा नहीं किया जा सकता। अब आप ही बताओ दोस्तों, कोर्ट जाकर फायदा क्या जब इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ कोई केस किया ही नहीं जा सकता? लेकिन इसके बावजूद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने और कई सारी सिविल लिबर्टी ग्रुप्स ने साथ में मिलकर एसआईआर को कोर्ट में चैलेंज किया। ये कोर्ट में चैलेंज एसआईआर आने से पहले ही कर दिया गया था। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ने बहाना दिया कि अरे एसआईआर तो हुआ ही नहीं है, तो इसको लेकर जो भी डर है लोगों के मन में वो स्पेक्युलेटिव है। कुछ महीनों बाद जब एक्चुअली में 65 लाख नाम हटाए गए वोटर लिस्ट से और उनमें गड़बड़ियां निकली तो इलेक्शन कमीशन फिर कहता है कि अरे ये तो बस छोटी मोटी गलतियां हैं, थोड़ी बहुत हो जाती हैं, हम इन्हें ठीक कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में आदेश देता है इलेक्शन कमीशन को कि इन डिलीटेड नामों को अपनी वेबसाइट्स पर पब्लिश करो। कोर्ट कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और पैरा लीगल वॉलंटियर्स उन वोटर्स को असिस्ट कर सकते हैं जिनके नाम गलत तरीके से हटाए गए। लेकिन इसके अलावा कोर्ट कोई और एक्शन नहीं लेता, एसआईआर को कंटिन्यू रखा जाता है। कोर्ट ये तक कहता है कि उन्हें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटीज को पूरा करेगा। और कुछ इसी तरीके
तरीके से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर सुनवाई चलती रहती है। बिहार इलेक्शंस का फेज 1 आ जाता है, सुनवाई चलती रहती है। फेज 2 आ जाता है, सुनवाई चलती रहती है। बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स तक आ जाते हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक चल ही रही है एसआईआर को लेकर। अब आप ही बताओ दोस्तों, किस चीज को लेकर कोर्ट जाया जाए? यहां पर 6 क्लियर कट सबूत मैंने आपको दिए, लेकिन कोर्ट में सुनवाई चले जा रही है। देश के इतिहास की सबसे अनफेयर इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है और मीडिया में अब इन 6 सबूतों की बात नहीं हो रही है। मीडिया में इस चीज की बात हो रही है कि क्या कारण था एनडीए इन इलेक्शंस को जीती। बहाने दिए जा रहे हैं। कोई मीडिया वाला ये नहीं पूछ रहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोग इतना 70 करोड़ 80 करोड़ रुपए देकर वोट खरीद रहे हैं और आप लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कोई अखबार कहता है कि ऑपोजिशन वाले आलसी थे, कोई कहता है कि बीजेपी की मशीनरी बड़ी स्ट्रांग है। बड़ी कमाल की बात है कि इलेक्शन से पहले जब ग्राउंड पर जाकर वोटर से बात की जा रही थी, ओपिनियन पोल्स लिए जा रहे थे, हमेशा एक टक्कर का मुकाबला सामने आ रहा था। लेकिन जब रिजल्ट इतना वन साइडेड निकलता है कि किसी के पास कोई ढंग का रीजन ही नहीं रह जाता इसे जस्टिफाई करने के लिए, तो बहाने दिए जाने लगते हैं कि किस तरह से ग्राउंड पर बीजेपी के लोग मेहनत कर रहे थे। हम कह रहे हैं कि जो एक्सेस वोट पड़ा है उसका अधिकतम भाग बीजेपी को मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑपोजिशन को ये चुनाव जीतना चाहिए था। बात यहां पर यह है कि इतने सारे अलग अलग लेवल के फ्रॉड्स जब हो रहे हैं, इतने सारे अलग अलग तरीकों से जब सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बताना लगभग इम्पॉसिबल है कि निष्पक्ष चुनावों में नतीजा एक्चुअली में क्या आना था। और ऑपोजिशन के लीडर्स भी इस बात को कई महीने पहले से ही जानते थे। 3 महीने पहले संजय सिंह का ये बयान देखिए। 3 महीने पहले और 10 अक्टूबर को फिर दोबारा मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है। अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे, जिसमें 1 लाख वोट अता पता नहीं किसका है, उस राज्य के चुनाव परिणाम क्या होंगे? आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं। वो जानते थे कि ये इलेक्शंस किसी भी एंगल से फेयर नहीं होने वाले हैं, इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि मेरी राय में ऑपोजिशन पार्टीज को इन इलेक्शंस को बॉयकॉट कर देना चाहिए था। क्योंकि जब कोर्ट में मामला अटका रहेगा, इलेक्शन कमीशन आपकी सुनेगा नहीं, तो यहां पर गांधी का रास्ता अपनाने की जगह और कोई रास्ता बच नहीं जाता। आने वाला समय दोस्तों इंडियन डेमोक्रेसी के इतिहास में काफी अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। हर इलेक्शन के साथ मैनिपुलेशन के तरीके और सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का इनएक्शन और भी साफ दिखता जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में इलेक्शंस आएंगे तो ऑपोजिशन पार्टीज भी बीजेपी से सीखकर यही लीगलाइज्ड ब्राइबरी करने की कोशिश करेंगी। क्या इलेक्शन कमीशन इन्हें होने देगा या फिर यहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा? अब 12 और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर चल रहा है। कई सारी पेटिशंस फाइल करी गई हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सवाल यह है क्या इन इलेक्शंस के होने से पहले यहां पर कोर्ट्स के नतीजे आएंगे? इसके अलावा यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि कोर्ट कोई भी फैसला दे दे, हो सकता है मोदी सरकार उस फैसले को ओवरटर्न करने के लिए अपना एक नया कानून निकाल दे, जैसा कि हमने होते हुए देखा। गवर्नमेंट इज नाउ mulling to remove CGI from a poll panel that regulates the appointment, conditions of service and term of office of the Chief Election Commissioner. इन सारे फ्रॉड्स के बाद भी बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटका जैसी स्टेट्स को जीतना मुश्किल रहेगा। लेकिन निराशाजनक बात यह नहीं कि कौन सी पार्टी पावर में आएगी, निराशाजनक बात यह है कि अब इलेक्शंस जो है वो जनता के मुद्दों से और दूर भटकती जा रही है। एयर पोल्यूशन, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, पेपर लीक्स, कोई भी बड़ा या छोटा मुद्दा हो, अगर इलेक्शंस इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं, तो किसी भी मुद्दे से इलेक्शन रिजल्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये पूरा गेम अब टेक्निकल मैनिपुलेशन का बनता जा रहा है। अब फैसला आपका है, क्या आप इसे एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी समझकर इग्नोर कर देंगे या फिर देश के लिए आवाज उठाएंगे? जय हिंद। यहां पर एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने डिमांड करी थी और अब फाइनली इस वीकेंड को AI फिएस्टा में मेमोरी का फीचर लाइव जा रहा है। सही सुना आपने, AI फिएस्टा पर अब आप किसी भी AI का इस्तेमाल करते वक्त अपनी मेमोरी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा डीप रिसर्च की फंक्शनैलिटी भी लाइव जा रही है। ऊपर से 29 नवंबर को यानी सैटरडे को मैं सभी AI फिएस्टा के एनुअल सब्सक्राइबर्स के साथ एक स्पेशल वेबिनार कर रहा हूं। इस वेबिनार में ढेर सारे सीक्रेट AI के हैक्स आपको सिखाए जाएंगे। मेरे साथ एक Q&A का सेशन होगा, एक अवार्ड्स का सेशन होगा और इसके अलावा हम फ्यूचर रोड मैप को डिस्कस करेंगे। AI फिएस्टा में आने वाले फीचर्स की एक झलक आपको दिखाई जाएगी। लेकिन बस एक चीज है कि ये वाला वेबिनार AI फिएस्टा के सिर्फ एनुअल सब्सक्राइबर्स के लिए है। अगर आप एक मंथली सब्सक्राइबर हो तो 29 नवंबर से पहले आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है एनुअल सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट करने की, क्योंकि अभी एक ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रही है। एनुअल सब्सक्रिप्शन का प्राइस 11,999 की जगह सिर्फ 8,999 कॉस्ट करेगा आपको। तो 29 नवंबर से पहले ये कर लो, आप इस वेबिनार को भी अटेंड कर पाओगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन
में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स इसके बारे में आपको ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट की जाएंगी। तो चलो मिलता हूं मैं आपसे इस स्पेशल वेबिनार में।